नमस्कार मित्रों, मैं हूं सूर्या राठौर। मानव जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए कानून की संक्षिप्त जानकारी पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। यह सेशन हमारा 40 से 45 मिनट का होने वाला है और इसमें कानून की सभी जानकारियां जो मानव जीवन को बेहतर बनाती हैं, इसके लिए हम इस पर आज आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपने हमारे इस पूरे सेशन को सुन लिया तो कानून की महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बुरे समय में मील का पत्थर साबित होगी। और यह महत्वपूर्ण कानून की जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार है। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है जिसे राज्य कदापि वापस नहीं ले सकता। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता के रूप में हैं, जो कि निम्न प्रकार के हैं। पहला यह है कि विधि के समक्ष समानता। यह अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। इस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समान माना गया है तथा किसी भी व्यक्ति के प्रति विभेद नहीं रखा गया है। धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म के आधार पर भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 15। इस अनुच्छेद के द्वारा राज्य के किसी नागरिक को केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर इनमें से किसी प्रकार से किसी दुकान, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश करने से या फिर कुआं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों पर प्रवेश करने या जाने से नहीं रोकेगा। लोक नियोजन में समान अवसर। अनुच्छेद 16 में लिखा गया है, राज्य के अंतर्गत किसी भी पद पर नियुक्ति या फिर नियोजन के संदर्भ में सभी नागरिकों को समान अवसर देने की गारंटी दी गई है। नियुक्ति के संदर्भ में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, लिंग, संप्रदाय, स्थानीयता, जाति या जन्म स्थान को लेकर अंतर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके होते हुए भी राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अंतर्गत सेवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 19। इसके अंतर्गत नागरिक को निम्नलिखित 6 प्रकार के स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता स्वच्छंद या अनियंत्रित नहीं है तथा इनमें संविधान द्वारा दिए गए प्रावधान के अनुसार कानून बनाकर कटौती की जा सकती है जो आम आदमी के हित तथा राज्य के लिए हो। बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बिना अस्त्र के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। भारत के क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता। किसी भी पेशा को अपनाने या कोई भी काम, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में इस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय सम्मान तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ किसी व्यक्ति के बिना किसी अवरोध के स्वतंत्रता पूर्वक घूमना या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन के प्रति किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करना, लेकिन इस अधिकार में भी कानून बनाकर कमी की जा सकती है। अगला है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क में लिखा गया है, इस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के प्रत्येक बच्चे को सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार 6 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। बालकों को कारखाने में नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 में लिखा गया है, इस अनुच्छेद के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को
कोई भी कठिन काम या कारखानों में नियोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में लिखा गया है कि इन अनुच्छेदों के द्वारा किसी भी व्यक्ति अपने मनचाहे धर्म को मानने, पालन करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है तथा उसे धर्म के मामले में व्यवस्था करने की भी स्वतंत्रता है। अगला है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए लिखे गए जो अनुच्छेद है 29 से 30 तक में कानून लिखा गया है। पहला नंबर, नागरिकों को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा है, राज्य द्वारा पोषित या सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। क खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक द्वारा सीमित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निबंधित या निवारित न हो जाए। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। अनुच्छेद 32 और 226। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को लागू करवाने का प्रावधान किया गया है तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को लागू करवाने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, पृच्छा, उत्प्रेरण आदेश संबंधित उचित रिट जारी करने का अधिकार उक्त न्यायालयों को दिया गया है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य। सन 1976 से पूर्व हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख था, लेकिन यह हम सभी जानते हैं कि जिना अधिकारों का होना आवश्यक है, उतना ही कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। यदि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अधिकारों और कर्तव्यों का चोली दामन का साथ है। अधिकारों के बिना कर्तव्यों की कल्पना नहीं की जा सकती, तो कर्तव्यों के बिना अधिकारों की भी कल्पना व्यर्थ है। यदि कर्तव्य हैं तो अधिकार अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए सन 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया और इस संशोधन के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कतिपय मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए जो कि निम्नानुसार हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवन है, रक्षा करे और उसका संबंध करे तथा प्राणी मात्र से भेदभाव ना रखे, उसके सामने दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और
ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। आगे देखते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता की सलाह। न्याय सबके लिए है। न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि आप अपना प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहते हैं या फिर आपका कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है, तो आपकी गरीबी आपको न्याय पाने में रुकावट कभी नहीं देगी। अब आपके प्रकरणों में तहसील स्तरीय न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाए जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रहे हैं। कौन कौन व्यक्ति विधिक सेवा या फिर विधिक सलाह पाने के हकदार हैं? पहला तो वह व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। फिर वह व्यक्ति जो मानव दुर्व्यवहारों से या फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित व्यंगार हैं। कोई भी स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है। वह व्यक्ति जो अनापेक्षित अभाव जैसे कि बहुविनाश, जातीय हिंसा, अत्याचार, बाढ़, सूखा, औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ है, या फिर कोई औद्योगिक कर्मकार या अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत किसी भी संरक्षण गृह में या फिर किशोर मनस चिकित्सालय, अस्पताल, परिचर्या गृह में रखा गया व्यक्ति भी है, या यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है, भारत का कोई नागरिक जिसकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, विधिक सेवा पाने का हकदार होगा। विधिक सहायता किन अदालतों में प्राप्त की जा सकती हैं? विधिक सहायता जिले तथा तहसील में स्थित दीवानी, फौजदारी, राजस्व सहित सभी न्यायालय, उच्च न्यायालय, राजस्व मंडल एवं सर्वोच्च न्यायालय हेतु प्राप्त की जा सकती है। विधिक सेवा के लिए आवेदन कैसे करेंगे? विधिक सहायता के लिए आवेदन पत्र जिले में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर जिला विधिक सहायता अधिकारी को कर सकते हैं। तहसील में स्थित व्यवहार न्यायालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायाधीश को कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के लिए सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए सचिव, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी नई दिल्ली को करेंगे। आवेदन पत्र संबंधित न्यायालय के न्यायाधीश को भी दिए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यायालय में विधिक सहायता अधिवक्ता कैसे उपलब्ध होते हैं। प्रतिनिधित्व विहीन व्यक्तियों को अभिरक्षा अवधि में न्यायालय में सम्मानजनक पैरवी सुनिश्चित करने एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिमांड का विरोध करने, जमानत आवेदन पेश करने तथा न्यायालय में पैरवी कराने हेतु विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है, ताकि प्रतिनिधित्व विहीन अभिरक्षा में रह रहे व्यक्तियों को समानता के आधार पर न्याय प्राप्त हो सके। जिला तथा तहसील के न्यायिक तथा कार्यपालिक दंडाधिकारी के न्यायालय हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। अभिरक्षाधीन व्यक्ति विधिक सहायता अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। अब आप जानिए कि विधिक सेवा में ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल में रहने वाले विधिक सेवा ऑनलाइन के जरिए भी विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सलाह प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में ऑनलाइन टेलीफोन विस्थापित हैं। टोल फ्री नंबर 1800-233-2528 में आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में बनाया गया। यह जानकारी सभी को है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पुराने समय से ही जादू टोना जैसी कुरीतियां एवं अंधविश्वास व्याप्त हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को टोनही के नाम से कलंकित एवं प्रताड़ित भी किया जा रहा, और समाज में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मान्यता के कारण ही अत्याचार,
कलह एवं हिंसा का वातावरण बना रहता है। जादू टोना के भय के कारण समाज अविकसित, शोषित और दमित होकर रह गया है। टोनही के नाम पर छत्तीसगढ़ में हत्याएं हो रही हैं। इसी तारतम्य में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा एक रिट याचिका में सकारात्मक अभिमत प्रकट करते हुए उच्च न्यायालय ने विधायिका को उसके निवारण के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य के विधायिका ने छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के नाम से इस अधिनियम का निर्माण किया, जिससे समाज में स्वस्थ मानसिकता कायम हो सके और टोनही के नाम से उपेक्षित एवं प्रताड़ित व्यक्तियों को विधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। संक्षेप में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को टोनही के रूप में पहचानने अपने किसी भी कार्य, शब्दों, भाव, भंगिमा या व्यवहार से नहीं कर सकेगा, जिससे कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचने की आशंका हो अथवा उसकी सुरक्षा एवं सम्मान में कोई विपरीत प्रभाव पड़े, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब किसी व्यक्ति को टोनही के रूप में पहचान करके किसी प्रकार से शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकेगा या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। जो कोई किसी व्यक्ति को टोनही के रूप में पहचान किए गए या टोनही द्वारा प्रभावित किए गए व्यक्ति, पशु या जीवित वस्तु पर ओझा के रूप में झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र का उपयोग करके उपचार पर नियंत्रण करने का दावा करता हो तो वह भी एक अपराध है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह किसी प्रकार के काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति, पशु अथवा जीवित वस्तुओं को क्षति पहुंचाने की शक्ति रखता है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह इस अधिनियम के अनुसार अपराध किया है, यह माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को टोनही के रूप में पहचान करता है या टोनही कहकर प्रताड़ित करता है या प्रभावित व्यक्ति को झाड़ फूंक करके उपचार करता है या उपचार करने का दावा करता है या किसी व्यक्ति को टोनही होने का दावा करता है या इनमें से कोई भी कार्य करता है या कार्य करने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति को कारावास की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। जिस न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को कारावास की सजा के साथ साथ जुर्माना होता है, तो न्यायालय जुर्मानों के पूरी राशि उसका कोई अंश व्यथित परिवादी या व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में दिला सकती है। इस अधिनियम के तहत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया जाएगा। इस अधिनियमों के तहत कारित अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होता है। इस अधिनियम से दंडित व्यक्ति को जमानत पर अथवा स्वयं के वध पत्र में तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो। आइए अब देखते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में बनाया गया। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने एवं ऐसे अपराधों की जांच एवं विचारण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाया गया है। उद्देश्य क्या है इस कानून का? तो हम जानते हैं कि इस कानून का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बालक अथवा बालिका के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम करना है। प्रवेशन लैंगिक हमला: यदि कोई पुरुष अपना लिंग या शरीर का कोई अन्य अंग जो कि लिंग नहीं है किसी बालिका या बालक के योनि, गुदा या मुख में प्रवेश कराता है या किसी अन्य व्यक्ति को बालक अथवा बालिका के साथ ऐसा कृत्य करवाता है, तो यह कार्य प्रवेशन लैंगिक हमला है। इसका दंड क्या है? प्रवेशन लैंगिक हमले हेतु न्यूनतम 7 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास के एवं जुर्माने का दंड प्रावधान में है। लैंगिक हमला: कोई व्यक्ति किसी बालिका या बालक के योनि, लिंग, स्तन को छूता है या छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय से कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें प्रवेशन के बिना
शारीरिक संपर्क होता है तो ऐसा कार्य लैंगिक हमला कहलाता है। इसका दंड क्या है? लैंगिक हमला हेतु कम से कम 3 वर्ष एवं अधिकतम 5 वर्ष की अवधि एवं जुर्माने के दंड का प्रावधान है। आइए जानते हैं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला एवं गुरुतर लैंगिक हमला क्या होता है। अधिकारी सशस्त्र बल का सदस्य जेल, रिमांड होम, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह, प्राइवेट या किसी बच्चे के साथ पुलिस, सरकारी अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था या बच्चों की देखरेख और संरक्षण हेतु जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी, बच्चे के माता पिता से जुड़े रिश्तेदार उपरोक्त वर्णित अपराधों को करता है तो वह गुरुतर गंभीर अपराध होगा। साथ ही 12 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ किया गया हो तथा लैंगिक अपराध जिससे कि बालक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अशक्त हो गया हो, गर्भ धारण कर लिया गया हो, उक्त अपराध गुरुतर गंभीर श्रेणी का होगा, जिसके लिए निम्नानुसार दंड दिया जा सकता है। पहला है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड। इसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष तथा कठोर कारावास जो कि आजीवन कारावास तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दूसरा है गुरुतर लैंगिक हमला के लिए दंड। इसके लिए न्यूनतम 5 वर्ष से कठोर कारावास जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के दंड का प्रावधान। लैंगिक उत्पीड़न क्या है? जब कोई बालक या बालिका को लैंगिक आशय से कोई ध्वनि सुनाता है, अंग दिखाता है या उसे अपने शरीर का कोई भाग दिखाने के लिए कहता है या अश्लील फोटो, कार्टून, लेख या मीडिया की कोई वस्तु दिखाता है या सीधे या इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम से बार बार या बालक या बालिका का निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क बनाता है या उसके शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म या अन्य किसी माध्यम से वास्तविक या बनावटी तस्वीर खींचकर मीडिया के किसी भी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है या अश्लील प्रयोजनों के लिए प्रलोभन देता है, उसके लिए प्रतितोषण देता है तो यह लैंगिक उत्पीड़न का अपराध है। दंड। लैंगिक उत्पीड़न हेतु न्यूनतम 3 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं जुर्माने के दंड का प्रावधान है। अश्लील साहित्य के प्रयोजन हेतु बालक का उपयोग। जब कोई व्यक्ति टेलीविजन चैनलों या फिर विज्ञापन या इंटरनेट या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित प्रारूप द्वारा किसी बालक या बालिका की योनि लिंग का प्रदर्शन या वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में उपयोग या अशोभनीय अश्लीलतापूर्ण कार्यक्रम को प्रसारित करता है, तब यह माना जाएगा कि यह अश्लील साहित्य प्रदर्शन का अपराध किया है। दंड क्या है इसका? अश्लील साहित्य प्रदर्शन के उपरोक्त अपराध के लिए अवधि 5 वर्ष तक कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा किए गए अपराध की दशा में 7 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। यदि अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला संबंधी किसी अपराध को अश्लील कार्यों में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करता है, वह न्यूनतम 10 वर्ष तक के कारावास जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यदि अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला संबंधी किसी अपराध को अश्लील कार्यों में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करता है, वह कठोर आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भागी होगा। यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति लैंगिक हमले संबंधी किसी अपराध को अश्लील कार्यों में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करता है, वह न्यूनतम 6 वर्ष से कारावास जो कि 8 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यदि अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति गुरुतर लैंगिक हमले संबंधी किसी अपराध को अश्लील कार्यों में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करता है, वह न्यूनतम 8 वर्ष की कारावास जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भागी होगा। मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो द्वारा अपराध के संबंध में सूचना देना जरूरी है।
मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से संबंधित संस्था का कोई कर्मचारी किसी बालक के लैंगिक शोषण से संबंधित सामग्री या वस्तु के किसी भी तरह के उपयोग के संबंध में विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। यदि ऐसी जानकारी रिपोर्ट उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो उसे कारावास से, जो कि 6 मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। किसी कंपनी या किसी संस्था का प्रभारी व्यक्ति अपने कर्मचारी के द्वारा किए गए किसी अपराध की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो उसे 1 वर्ष तक की सजा हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मामले की रिपोर्ट कैसे होगा? अपराध किए जाने की आशंका या अपराध होने के संबंध में पुलिस को जानकारी देना आवश्यक है। रिपोर्ट नहीं करने पर उसे 6 माह तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। सद्भावना पूर्वक की गई रिपोर्ट के संबंध में रिपोर्टकर्ता के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस अधिकारी द्वारा से रिपोर्ट नहीं लिखे जाने पर उसे 6 महीने तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मीडिया द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना पीड़ित की पहचान सार्वजनिक किए जाने 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। बालक को किसी भी कारण से रात्रि में पुलिस थाने में नहीं रखा जाएगा। बालक का कथन यथासंभव उप निरीक्षक स्तर के महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखा जाएगा। ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस वर्दी में नहीं रहेगा। बालक की मेडिकल जांच उसके माता पिता अथवा बालक के भरोसेमंद व्यक्ति की उपस्थिति में ही की जाएगी। मेडिकल महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। बालक की देखरेख एवं संरक्षण, जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस या यह समाधान हो गया है कि वह बालक की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तब रिपोर्ट होने के 24 घंटे के अंदर बालक को निकटतम बाल संरक्षण गृह या अस्पताल में रखने की व्यवस्था की जाएगी। विशेष किशोर पुलिस यूनिट या फिर स्थानीय पुलिस बिना देरी किए 24 घंटे के भीतर संबंध में बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय को रिपोर्ट करेगी। विशेष न्यायालय की स्थापना, बालकों से संबंधित लैंगिक अपराधों का त्वरित विचारण हेतु वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त सिविल जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अब जानते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005। यह अधिनियम महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया है। इस अधिनियम के पारित करने का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना व उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। घरेलू हिंसा क्या है? इस अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा का संबंध प्रतिवादी के किसी कार्य, लोप या आचरण से है जिससे व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को हानि या नुकसान हो। इसमें शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण व आर्थिक उत्पीड़न शामिल है। कथित व्यक्ति और उसके किसी संबंधी को दहेज या किसी अन्य संपत्ति की मांग के लिए हानि या नुकसान पहुंचाना भी इसके अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि शारीरिक उत्पीड़न क्या है। इसका अर्थ है कि ऐसा कार्य जिससे व्यथित व्यक्ति को शारीरिक हानि, दर्द हो, इसके जीवन, स्वास्थ्य एवं अंग को खतरा हो, महिला को अपमानित करना, हीन समझना, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना आदि शारीरिक उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। मौखिक और भावनात्मक उत्पीड़न, महिला को अपमानित करना, बच्चा न होने व लड़का नहीं होने पर ताने मारना आदि, और महिला के किसी संबंधी को मारने पीटने की धमकी देना। अब आर्थिक उत्पीड़न देखते हैं। इसका मतलब है कि महिला को किसी आर्थिक एवं वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है उससे वंचित करना, स्त्री धन व कोई भी संपत्ति जिसकी वह अकेली अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ हकदार हो आदि को महिला को न देना या उस संपत्ति को उसकी सहमति के बिना बेच देना आदि आर्थिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। उपरोक्त इन सभी कृत्यों को घरेलू हिंसा माना गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत केवल पत्नी ही नहीं बल्कि बहन, विधवा,
माँ अथवा परिवार के किसी भी सदस्य पर शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, भावनात्मक एवं आर्थिक उत्पीड़न को घरेलू हिंसा माना गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित परिभाषाएं भी दी गई हैं। पीड़ित व्यक्ति: ऐसी कोई महिला जिसका प्रतिवादी से पारिवारिक संबंध हो या रह चुका हो और जिसको किसी प्रकार की घरेलू हिंसा से प्रताड़ित किया जाता हो। घरेलू हिंसा की रिपोर्ट: इसका अर्थ है वह रिपोर्ट जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा की सूचना देने पर एक विहित प्रारूप में तैयार की जाती है। घरेलू संबंध: दो व्यक्ति जो साथ रहते हों या कभी गृहस्थी में एक साथ रह रहे हों या संबंध हो। सगोत्रता: विवाह या गोद लिए जाने के द्वारा या परिवार के सदस्यों का संयुक्त परिवार में रहने से हो सकता है, उसको घरेलू हिंसा कहते हैं। गृहस्थी में हिस्सा: इसका अर्थ है जहां पर व्यथित व्यक्ति घरेलू संबंध के द्वारा अकेले या प्रतिवादी के साथ में रहता है या रहता था। इसके अंतर्गत वह घर जो कि संयुक्त रूप से व्यथित व्यक्ति या परिवादी का हो या किराए पर हो या दोनों का हो या किसी एक पक्ष का उसमें कोई अधिकार हो, हक, विहित, और ऐसा घर जो प्रतिवादी के संयुक्त परिवार का हो, चाहे उसमें प्रतिवादी और व्यथित व्यक्ति का कोई अधिकार, हक, हित हो या ना हो। संरक्षण अधिकारी: इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार हर जिले में एक या जितने वह उचित समझे संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जो इस अधिनियम के अनुसार कर्तव्यों का पालन करेगा। जहां तक हो सके वह अधिकारी महिला होनी चाहिए। सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं: सर्विस प्रोवाइडर: इस अधिनियम के अंतर्गत स्वैच्छिक संस्थाएं जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण अधिनियम या कंपनीज अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और जिनका उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, उनके हित की रक्षा करना होगा, तभी वह इस अधिनियम के अंतर्गत सेवा सुविधा उपलब्ध कराने योग्य समझे जाएंगे। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया: घरेलू हिंसा का शिकार हो रही महिला या संरक्षण अधिकारी या जो व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों को देख रहा है, मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। आवेदन पत्र मिलने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की तारीख घोषित की जाएगी, जो आवेदन पत्र मिलने के 3 दिन के भीतर हो सकती है। प्रार्थना पत्र का फैसला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख संरक्षण अधिकारी को देगा। इसके बाद संरक्षण अधिकारी प्रतिवादियों को सुनवाई की तारीख की सूचना 2 दिनों के अंदर या मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार देगा। ऐसे मामलों की सुनवाई इन कैमरा यानी कि बंद न्यायालय में भी की जाएगी। अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले आदेश: पहला है संरक्षण से संबंधित आदेश। यदि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि किसी जगह हिंसा की घटना घटित हुई है तो वह प्रतिवादी पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगा सकता है। किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की घटना करने से या उसमें मदद करने से, उस स्थान में प्रवेश करने से जिसमें व्यथित महिला निवास कर रही हो, और व्यथित व्यक्ति यदि कोई बच्चा है तो उसके स्कूल में प्रवेश करने से, व्यथित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित करने जैसे बातचीत, पत्र या टेलीफोन आदि, प्रतिवादी को अपनी संपत्ति या संयुक्त संपत्ति को बेचने से और बैंक लाकर खाते आदि जो संयुक्त या निजी हो उसके प्रयोग से भी रोका जा सकता है। महिला पर आश्रित उसके संबंधियों व पीड़ित महिला की सहायता करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा करने से भी रोका जा सकता है। निवास स्थान संबंधी आदेश: आवेदन पत्र मिलने पर यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि महिला घरेलू हिंसा का शिकार है तो प्रतिवादी के विरुद्ध निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है। जिस घर में महिला निवास कर रही है, प्रतिवादी उसे वहां से नहीं निकाले। प्रतिवादी और उसके किसी रिश्तेदार को महिला के निवास स्थान में घुसने से रोका जा सकता है। प्रतिवादी को उस घर को बेचने या किसी को देने से भी रोका जा सकता है। प्रतिवादी को पीड़ित महिला के लिए अलग से घर की व्यवस्था करने, उसका किराया देने आदि का भी आदेश दिया जा सकता है।
पीड़ित व बच्चे की सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट जो कि उचित समझेगा उसे प्रतिवादी को आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित महिला का स्त्रीधन अन्य संपत्ति वापस करने का भी आदेश दे सकता है। अभिरक्षा संबंधी आदेश। मजिस्ट्रेट संरक्षण या अन्य राहत के लिए दिए गए आवेदन की सुनवाई के समय पीड़ित व्यक्ति को अपने बच्चों की अस्थायी रूप से अपने पास रखने का भी आदेश दे सकता है। प्रतिवादी को बच्चों से मिलने से रोका भी जा सकता है यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह बच्चों के हित में नहीं है। आर्थिक राहत। मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में आर्थिक राहत के आदेश भी दे सकता है जिससे व्यथित व्यक्ति अपना व अपने बच्चे का खर्च पूरा कर सके, और ऐसी आर्थिक राहत में कई चीजें सम्मिलित हो सकती हैं, जैसे आय का नुकसान, चिकित्सकीय खर्च, किसी संपत्ति जिस पर व्यथित व्यक्ति का नियंत्रण हो उसका नुकसान, बर्बादी या उस संपत्ति से उसे निकाल देने का हर्जाना। चौथा, भरण पोषण के लिए आदेश। ऐसी आर्थिक राहत मजिस्ट्रेट एक मुश्त या मासिक किस्त के रूप में देने के लिए आदेश पारित कर सकता है। मुआवजे से संबंधित आदेश। मजिस्ट्रेट इस अधिनियम में दी गई राहत के अलावा प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति को हुई मानसिक भावनात्मक पीड़ा के लिए भी मुआवजे का आदेश दे सकता है। सलाह और विशेषज्ञ की मदद। मजिस्ट्रेट एक पक्ष के लिए या दोनों पक्षों के लिए सलाह के लिए भी आदेश दे सकता है। सहायता के लिए किसी भी विशेषज्ञ की मदद भी ली जा सकती है। अन्य आदेश। मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को उत्पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता देने के लिए भी आदेश दे सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र मिलने पर यह लगता है कि महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो वह प्रतिवादी की अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध आदेश पारित कर सकता है। मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश भी पारित कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आदेश की निःशुल्क कॉपी दोनों पक्षों, संबंधित पुलिस अधिकारी, सहायता प्रदान कराने वाले संगठन जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हों तथा घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी देने वाले संगठन को दी जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली राहत के अलावा या इसके साथ पीड़ित महिला प्रतिवादी के विरुद्ध दीवानी न्यायालय, पारिवारिक या आपराधिक न्यायालय में भी वाद दायर कर सकती है। राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत आश्रय गृह अधिसूचित करेगी। पीड़ित महिला ऐसे आश्रय गृहों से भी आश्रय ले सकती है। ऐसे आश्रय गृहों के संचालकों का दायित्व है कि वह पीड़ित महिला को आश्रय दें। पीड़ित महिलाओं को चिकित्सकीय सुविधा का भी अधिकार है। प्रत्येक चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह उन्हें जरूरी चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करें। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य क्या हैं? इस अधिनियम में दिए गए मजिस्ट्रेट के कार्यों को पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर एक घरेलू घटना रिपोर्ट करें। संरक्षण अधिकारी यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को देगा। उत्पीड़ित महिला को विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराएगा। उन सभी गैर सरकारी संस्थाओं को सूची तैयार करेगा जो पीड़ित को निःशुल्क विधिक सेवा, निःशुल्क चिकित्सा सेवा तथा आश्रय गृह उपलब्ध कराते हैं। पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित आश्रय गृह प्राप्त करवाना और जरूरत हो तो ऐसा रिपोर्ट पुलिस स्टेशन एवं मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकारी में ऐसा आश्रय गृह है उनको देगा। पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सकीय जांच करवाएगा और जांच रिपोर्ट पुलिस थाने में मजिस्ट्रेट को देगा। सरकार के क्या कर्तव्य हैं? इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकार के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करना है, संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना, विभिन्न विभागों जैसे कि विधि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय व संबंधित विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, उन सभी गैर सरकारी संस्थाओं की सूची तैयार करेगा जो पीड़ित को निःशुल्क विधिक सेवा, निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं तथा आश्रय गृह उपलब्ध कराते हैं। सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं, सर्विस प्रोवाइडर के कर्तव्य क्या हैं? पीड़ित व्यक्ति के कहने पर घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट तैयार करना व उस क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी व मजिस्ट्रेट को भेजना।
पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सकीय जांच करवाना व उसकी रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी व क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में देना। पीड़ित व्यक्ति के कहने पर उसे आश्रय गृह में आश्रय प्रदान करवाना व ऐसे आश्रय गृहों की रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन में देना। इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों की पूर्ति न करने पर निम्नलिखित दंड का प्रावधान है। ऐसे में प्रतिवादी को अधिकतम 1 वर्ष की जेल अथवा 20,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A या दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत आरोप लगाया जा सकता है। संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों की पूर्ति न करने पर ऐसे संरक्षण अधिकारी को अधिकतम 1 वर्ष की जेल या 20,000 रुपए का जुर्माना दोनों हो सकता है। शिकायत कहाँ दर्ज करा सकते हैं? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में पीड़ित महिला जहां स्थायी या अस्थायी रूप से रह रही हो या व्यवसाय अथवा नौकरी करती हो, या प्रतिवादी जहां रह रहा हो या व्यवसाय या नौकरी कर रहा हो, या फिर जहां पर विवाद का कारण उत्पन्न हुआ हो। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश तथा अन्य आदेश भी पारित कर सकता है। यदि आपको यह कानून की जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।